हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल परी 9 क्लासेज। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 मैंने पढ़ा रखा है, आप वहां जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जो है कि डिटेल में पढ़ना है। यदि आप चाहते हैं वन लाइनर पढ़ना तो वो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको बात बता दूं एक आपकी जानकारी के लिए या किसी के भी जानकारी के लिए कि अच्छा चलिए मान लीजिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने वो कहानी सुना होगा, लोमड़ी जो है कि भोजन की तलाश में जाती है और जा करके उसको अंगूर नहीं मिलता है, वो यह कहते हुए चली जाती है कि अंगूर खट्टे थे। आपने कहानी सुना होगा, ये बहुत छोटी सी कहानी है या कोई भी कहानी, ठीक है ना। यदि आपने नहीं सुना है तो कोई भी कहानी यदि आप सुने हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा। यदि मैं उस कहानी से आपसे कुछ क्वेश्चंस करूं, जो भी कहानी आपको याद है, तो आप उस कहानी से हमको अच्छे से आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल है, आप दे पाएंगे। लेकिन यदि मैं किसी कहानी के बारे में आपको न बता करके उसको मैं वन लाइनर बना करके प्रश्न याद करवाऊं, तो आप बताइए दोनों में फर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैं मेरा मानना है कि आप लोग वन लाइनर न याद करें। यदि जीके जीएस को कंप्लीट करना है, तैयार करना है, तो आप क्या करें, आप जो है कि सबसे जरूरी होता है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसको थोड़ा सा गहराई में, ज्यादा गहराई में नहीं, ठीक है ना, थोड़ी सी गहराई में जाकर के उसको एक बार समझ लें कि आखिर ये है क्या। और जब एक बार आप समझ लेंगे तो आप खुद खुद जो है कि क्वेश्चन को बना सकते हैं। और यदि कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वन लाइनर या जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ा देते हैं। अब इंपॉर्टेंट है तो क्या वो याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, क्योंकि आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर ये चीजें क्या क्यों हो रही है, ठीक है ना। तो आप जो है कि थोड़ा गहराई में जाकर के अध्ययन कीजिए। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि इस सभ्यता के जो प्रमुख जो निवासी थे वो कौन थे। तो वो थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी। उन्हें क्या कहा जाता है? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद से है प्रमुख बंदरगाह। तो इनका जो प्रमुख बंदरगाह था वह था लोथल, ठीक है ना। लोथल इनका प्रमुख बंदरगाह था और यह अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। फिर है नगरों एवं घरों के लिए विन्यास क्या था? तो ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति जानते हैं, जालीनुमा। यानी कि ये लोग अपने घर को कैसे बनाते थे, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये रोड जा रहा है, ठीक है ना, ये सड़क जा रही है, तो ठीक इसी तरह से एक समकोण पर इसको एक सड़क काटती थी, फिर एक सड़क यहाँ पे काट दी, इसको ऐसे बना रहता था और इसके बीच में जो भी है कि घर बने होते थे। और इसी तरह से नालियां भी सड़कों के साथ साथ एकदम एक सीधे लाइन में चलती थी। तो इसी को जालीनुमा क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। फिर यह नगरी एवं शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? नगरी और शहरी दोनों थी, ठीक है ना। ग्रामीण नहीं थी, ग्रामीण वैदिक सभ्यता हो जाएगी। तो ये नगरी और शहरी दोनों सभ्यता थी। इनकी जो प्रमुख फसल थी वो क्या था? तो गेहूं और जौ। इनका जो प्रमुख फसल था, फसल तो बहुत सारे उगाते थे लेकिन जो प्रमुख था वह था गेहूं और जौ। इसी तरह से लिखा है कुबड़ वाला सांड इनके लिए क्या था? पूजनीय था। पूजनीय यानी कि उसकी पूजा करते थे ये लोग। फिर लिखा है समाज। समाज कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक था, ठीक है ना। मातृ सत्तात्मक यानी कि औरतों को विशेष महत्व दिया जाता था, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है आर्थिक जीवन। तो इनका जो आर्थिक जीवन था वह कृषि पर आधारित था। फिर लिखा है पालतू पशु जो था इनका बैल, भेड़, बकरी, गाय, कुत्ता, ये सब क्या थे? इनके पालतू पशु थे। फिर लिखा है लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, ठीक है ना। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी कि कुछ लोग साग सब्जी ही खाते थे, कुछ लोग मांस मछली खाते थे, साग सब्जी सब कुछ खाते थे, लेकिन कुछ लोग केवल साग और सब्जी ही खाते थे, मांस का सेवन नहीं करते थे, यानी कि दोनों तरह के लोग थे। इसी तरह से आगे लिखा है शव को जलाते और दफनाते थे। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो शवों को दफनाते थे और कुछ लोग शवों को जलाते थे। फिर लिखा है जो इनका प्रमुख पक्षी था वह था फाख्ता। क्या था? फाख्ता, ठीक है ना। उसके बाद से देखिएगा सिंधु सभ्यता का विस्तार। क्या लिखा हुआ है? सिंधु सभ्यता का विस्तार।
तो देखिएगा विस्तार का मतलब ये फैला कहां तक था, ठीक है ना। तो ये तो फैला बहुत बड़ी जगहों पर है, लेकिन अभी तक कई जगहों पर खुदाई ही नहीं हुई है, तो पता कैसे चलेगा। लेकिन जहां तक खुदाई हुई है उसके आधार पर यहाँ पर मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा, एक आप यहाँ पर एक क्या देख रहे होंगे, लाइन देख रहे होंगे, एक सीधी है, एक जो है कि लेटी हुई रेखा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज क्या लिखा हुआ है, उत्तरी सीमा। देखिएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो देखिएगा, आपको मैं यहां पे समझा देता हूं। मान लीजिए ये क्या है, ये है आपका भारत, ठीक है ना। मान लीजिए ये हम लोगों का क्या है, भारत है, ठीक है ना, ये हम लोगों का भारत है। चाहे जैसा भी हो, थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है ना, नक्शा हम सही बना नहीं पा रहे। तो देखिएगा, ये फैला था पूरा इस एरिया तक, ये पाकिस्तान वाले एरिया और इंडिया वाले एरिया तक, और इधर भी फैला हुआ है, यानी कि पूरा अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ है। इतनी ही खुदाई इसकी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका दक्षिणी भाग, सॉरी पश्चिमी भाग, और यहाँ पे हो जाएगा इसका ये पूर्वी भाग, और ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। ध्यान दीजिएगा, तो इसी के आधार पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पूर्वी भाग, जो इसका पूर्वी सीमा है, वो है आलमगीरपुर। क्या है, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पे जो नदी बहती है वो है हिंड नदी। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी सीमा कहाँ है, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंड नदी के किनारे, ठीक है ना। इसी तरह से अब देखिएगा, हमने पूर्वी सीमा बता दिया, इसका पश्चिमी सीमा ध्यान दीजिएगा, ये है सुतकांगेडोर। पश्चिमी सीमा कहाँ है, सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, और ये किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। इसी तरह से अब देखिएगा, उत्तरी सीमा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने समझाया है आपको उत्तरी सीमा, थोड़ा सा हमने इधर समझा दिया, यानी कि यहाँ ऊपर होगा कश्मीर में, ठीक है ना, हम लोगों के जम्मू कश्मीर में। तो देखिएगा, लिखा है उत्तरी सीमा यानी कि मांडा, ठीक है ना, उस जगह का नाम क्या है, मांडा, जहां पे इसका उत्तरी सीमा है, सबसे उत्तरी सीमा वो है मांडा। और जिला कौन सा है, वो अखनूर जिला में पड़ता है। चिनाब नदी यहाँ बहती है, और जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, कहा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। उसके बाद से देखिएगा, अब देखिएगा, ये जो है कि दक्षिणी सीमा, क्या हो गया, दक्षिणी सीमा हो गया। और दक्षिणी सीमा क्या है, दायमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे। तो इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जो इसका पूर्वी सीमा है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस फिगर को देख करके आप लोग समझ सकते हैं कहाँ पड़ता है, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंड नदी के किनारे। मतलब चारों सीमाओं पर एक एक नदियां हैं इसकी, ठीक है ना। सबसे जो उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी जो भी सीमा है, उसके पास क्या है, उसके बगल में एक नदी जरूर है। तो देखिएगा, लिखा है पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंड नदी, पश्चिमी सीमा, ठीक है ना, सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है ना, दास्क नदी बहती है यहाँ पे। उसी तरह से उत्तरी सीमा है, तो ये है मांडा, और जिला क्या है, अखनूर, ठीक है ना, अखनूर जिला है चिनाब नदी के पास, और किस राज्य में, तो जम्मू कश्मीर। उसके बाद से दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में, और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, तो गोदावरी नदी। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज वो है कि इसका जो है कि ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 1400 किलोमीटर। कितना है, 1400 किलोमीटर। जिस तरह से आज हम लोग इंडिया का क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई नापते हैं, पता करते हैं, उसी तरह से इस सिंधु घाटी सभ्यता की भी लंबाई चौड़ाई है। तो देखिएगा, पूर्व से पश्चिम तक क्या है, 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक है 1400 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना, और सारे क्वेश्चंस के साथ जो आपको एग्जाम में बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, और आपको मार्क्स अच्छे दिलवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए।